हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। हमने पिछले वीडियो में सॉल्यूशन पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स के मदद से, और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज था आपका एनसीईआरटी में 4.6 हम बनाने के लिए बोले थे, आप ज़रूर बनाए होंगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बनाने गए होंगे तो जो पहला टाइप है उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का डिस्कस किया गया था। पता करना था कि कौन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, लेकिन हम तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर चर्चा ही नहीं किए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर पहले, और उसके बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.6 का आज सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है? तो हम पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें तीन केस जनरली देखने को मिलता है। एक, दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक और केवल एक सॉल्यूशन होता है। दूसरा, दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और तीसरा, दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो मतलब एक हो या अनेक हो, वह कंसिस्टेंट कहलाता है। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है वह इनकंसिस्टेंट कहलाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। सवाल है कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं। तो वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका ओनली वन सॉल्यूशन हो, कितना सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, दोनों ही केस में वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन, वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो ऐसा केस हमने वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन 10th में भी पढ़ा था। वहाँ भी आपको चेक करने का तरीका सिखाया गया था। याद कीजिए, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। दो इक्वेशन ले लीजिए, x प्लस बी वाई इक्वल टू सी और dx प्लस ई वाई इक्वल टू एफ। यह दो लीनियर इक्वेशन है। और याद कीजिए, एक केस आपने पढ़ा था a बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई, तो इसमें कितना सॉल्यूशन होता था, ओनली वन सॉल्यूशन। और यह केस कंसिस्टेंट का होता था। ग्राफिकली देखते थे तो इसमें दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था। कितना पॉइंट पर, एक जगह मुकालात करता था, इसीलिए इसमें एक सॉल्यूशन और इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा केस हमने देखा था a बाई डी इक्वल टू बी बाई ई नॉट इक्वल टू सी बाई ए। और इसमें आप जब लाइन खींचते थे तो दोनों लाइन पैरेलल होता था। और बताइए, यह दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे को कितना बार इंटरसेक्ट किया, कितना बार मुकालात किया, एक बार भी नहीं किया। तो इसमें नो सॉल्यूशन होता था। क्या, नो सॉल्यूशन। और यही हमारा इनकंसिस्टेंट का केस होता था। किसका, इनकंसिस्टेंट का। और तीसरा हमने पढ़ा था a बाई डी इक्वल टू बी बाई ई इक्वल टू सी बाई एफ। और इसमें मेनी सॉल्यूशन। और जब आप इसको ग्राफिकली खींचते थे तो इसमें दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता था, कोइंसाइड कर जाता था। तो बताइए, यह दोनों लाइन एक दूसरे को कितना बार मुकालात किया, कितना बार मिला। आप देख रहे हैं दोनों तो साथ ही चल रहा है, हर जगह इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होता था, मेनी सॉल्यूशन। और यह भी क्या होता था, कंसिस्टेंट का केस होता था। तो यह तो हमने 10th में देखा था
कि कंसिस्टेंट कैसे होता था। अब हम लोग अभी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के हेल्प से, तो यहाँ पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कौन सा लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम अभी चर्चा करेंगे मैट्रिक्स के हेल्प से पता लगाने का कि दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है, और फिर हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। याद कीजिए, इक्वेशन सॉल्व करने में हम लोग लिखते थे x = A इनवर्स B, याद है ना। जब हम लोग मैट्रिक्स के हेल्प से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x = क्या लिखते हैं, A इनवर्स। और आप जानते हैं A इनवर्स = क्या होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो आप जानते ही हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब मॉड ए का वैल्यू 0 नहीं होता है। इसी पर इन्वर्स डिपेंड करता है। अगर मॉड ए का वैल्यू 0 हो गया अगर मॉड ए का वैल्यू 0 हो गया तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब इन्वर्स ही नहीं निकलेगा तो बताइए एक्स कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर से हम 3 केस करेंगे। पहला केस 1, इफ मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, अगर मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ तो देन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन कहलाएगा। और यह केस किसका हो जाएगा, कंसिस्टेंट का हो जाएगा। और इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है। दूसरा केस, मॉड ए का वैल्यू 0 नहीं हुआ तब तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, लेकिन जब मॉड ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसमें दोनों केस आएगा, नो सॉल्यूशन का भी और मेनी सॉल्यूशन का भी। नो सॉल्यूशन भी इसी में आता है और मेनी सॉल्यूशन भी इसी में आता है। अब सवाल उठता है कि जब मॉड ए का वैल्यू 0 होगा तो फिर हम कैसे समझेंगे कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन में आएगा और कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेनी सॉल्यूशन में आएगा। तो इसके लिए हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में हम लोग मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका प्रोडक्ट अगर 0 मैट्रिक्स नहीं आया, नो सॉल्यूशन, तो 0 के बराबर ना आवे, ना तो ना, 0 के बराबर ना हो तो नो सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया तो क्या सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और यही केवल एक केस होता है किसका, इनकंसिस्टेंट का। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं हुआ तो वह इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, और 0 के बराबर हो गया तब तो वह क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो कंसिस्टेंट का 2 केस हो गया। एक, अगर मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब तो गारंटी है कि वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसका यूनिक सॉल्यूशन होता। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन कहाँ पर होगा, जब मॉड ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट मालूम करना हो तो इसके लिए हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट में मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करके इसके प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स होता है कि 0 मैट्रिक्स नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट और 0 मैट्रिक्स होगा तो कंसिस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके बताइए। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में ही इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन में 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन दिया है, पूछता है बताया जाए यह इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मैट्रिक्स सपोज करते हैं, एक ए नाम का मैट्रिक्स, ए इक्वल टू एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 2 2 3। ठीक है। एक x नाम का जिसमें वेरिएबल को लेते हैं एक्स वाई, और एक b नाम का मैट्रिक्स लेते हैं इसमें कांस्टेंट 2 3। ठीक है।
इसके बाद जानते हैं जब मैट्रिक्स को इस ढंग से मानते हैं तो इक्वेशन हमारा क्या होता है, a इंटू एक्स इजकल टू बी। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए मैट्रिक्स a का इन्वर्स निकालना होता है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ पता करना है कि बताइए यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट होना या ना होना किस पर डिपेंड करता है, मॉड ए पर। तो फटाक से मॉड ए का वैल्यू निकालिए। अगर मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ तो यूनिक सोल्यूशन और वह इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। बताइए 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना 4, 1 3 माइनस 4 कितना -1, 0 के बराबर आया, 0 के बराबर नहीं आया। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जी कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यह कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, आप कमेंट्स में बताइएगा। नंबर 3 देखते हैं, 2 नंबर सेम है। फिर यहाँ वही बात आप a लिखिएगा, a इजकल टू 1 3 2 6, x इजकल टू एक्स वाई एंड b इजकल टू 5 8। क्लियर है। अब मॉड ए निकालिए, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करना मॉड ए पर ही डिपेंड करता है। अगर मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तब तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। देखिए 1 इंटू 6 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 0। अब बताइए यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट। जी अभी नहीं बता सकते हैं कि यह कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, क्योंकि जब मॉड ए का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ दोनों केस एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों। तो अब यह कौन डिसाइड करेगा जी, एडजॉइंट। तो हम यहाँ एडजॉइंट निकाल लेंगे किसका, मैट्रिक्स ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं, सेकेंडरी का सिर्फ साइन बदलेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखना है कि इसका प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आता है या 0 मैट्रिक्स नहीं आता है। मल्टीप्लाई किया जाए, 6 पंचे 30 माइनस 8 3 24, इससे -5 दूना 10, 1 अठम 8, कितना हुआ 6 -2। क्या 0 मैट्रिक्स आया, 0 मैट्रिक्स नहीं आया, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और 0 मैट्रिक्स आएगा तो मेनी सॉल्यूशन, 9 में 9। तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और आप बताइएगा कि नो सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट। यह आपको बताना है कि 3 नंबर क्वेश्चन कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। आप कमेंट्स में बताइएगा, नहीं बताइएगा तो फिर अगला वीडियो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा ये बात। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी पता करना है कि दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके पहले वाला में 2 वेरिएबल वाला था या 3 वेरिएबल वाला है, इतना ही फर्क है। काम तो वही करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए नाम का एक मैट्रिक्स बनाइएगा 1 1 1, किससे, एक्स वाई जेड के वेरिएबल से, ए 2a। फिर x इजकल टू क्या लिखिएगा, एक्स वाई जेड, और b इजकल टू RHS में जो कांस्टेंट टर्म है 1 2 4। अगर मॉड ए का वैल्यू 0 हो गया तब मैट्रिक्स B का ज़रूरत पड़ता है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड ए का वैल्यू 1 1 1 2 3 2 a 2a। फटाक से एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्ट, 1 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 2a, 6a माइनस 2a, -1 इंटू इसके रो कॉलम को 2 इंटू 2a, 4a माइनस a इंटू 2a, प्लस 1 इंटू इसके रो कॉलम को ढकिए 2 इंटू a, 2a माइनस a इंटू 3a, 6a माइनस 2a, 4a माइनस 2a, 2a माइनस 3a माइनस a, 4a माइनस 3a, क्या 0 आया, 0 के बराबर
नहीं आया तो बताइए यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो यह हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर है? तो टाइप 1 में 6 क्वेश्चन था, हम इसमें से 3 बना दिए हैं। 3 आप खुद से बनाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन अलग से करके वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ इसमें पता करना है इस सेक्शन में कि दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ कंसिस्टेंट है या नहीं है यही पता लगाना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, सॉल्व करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 2 7 3, एक्स इक्वल टू 2 वेरिएबल है एक्स वाई और बी इक्वल टू 4 5। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड ए जी। 5 2 7 3, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 2 14, 15 माइनस 14 कितना 1। मॉड ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 7 5। एडजॉइंट के बाद इन्वर्स, तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ए का वैल्यू तो 1 है, तो एडजॉइंट ही हमारा इन्वर्स रह गया। क्लियर है? अब फार्मूला होता है, आप जानते हैं सॉल्यूशन में a इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो x इक्वल टू a इन्वर्स इंटू बी। x का वैल्यू निकालने के लिए a इन्वर्स में किससे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, x हमारा क्या है, एक्स वाई इक्वल टू a इन्वर्स 3 माइनस 2 माइनस 7 5, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए b से 4 5। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने में तो आप पारंगत हो गए होंगे। पहला रो से पहला कॉलम 4 3 12 और 5 दूना 10। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में तो माइनस 7 चौका 28 और 50 25 जी। 12 में से 10 जाएगा 2 और माइनस 28 और प्लस 25 माइनस 3 कितना इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दीजिए। तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -3। डेट्स ऑल आंसर है ना, सिंपल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ भी 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, ठीक है। 8 नंबर छोड़ दिए, सेम टू सेम था, 9 बना देते हैं। लेट ए इक्वल टू, बनाइए मैट्रिक्स 4 -3 3 -5। अब तो आप लोग आंख मूंद के बना दीजिएगा इसको, इतना इजी हो गया। इजी हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। तो हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो x इक्वल टू a इन्वर्स इंटू बी। क्लियर है? अब फटाक से निकाल दीजिए मॉड ए। 4 -3 3 -5, 4 गुने -5 -20 माइनस 3 तिहाई 9 -9 माइनस माइनस प्लस 9 -20 प्लस 9 -11। क्लियर है? अब क्या निकालेंगे, इन्वर्स तक पहुंचने के लिए पहले तो बाबू एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने में तो कुछ है ही नहीं। बस फटाक से अगर इंटरचेंज कर दीजिए, -5 3 -3 4, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा इन्वर्स क्या हो गया, 1 बाई मॉड ए यानी 1 बाई -11 -5 3 -3 4। क्लियर है? और जब ए इन्वर्स निकल ही गया है तो अब क्या बचा, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। एक्स हमारा तो एक्स वाई ही है, ए इन्वर्स तो देख ही रहे हैं -1 बाई 11
-5 3 -3 4 इंटू मैट्रिक्स बी 3 7। अब जी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/11 -15 अब +21 7 21। इस रो से इस कॉलम में -9 अब +28 -1/11 +15 -15 अब +21 कितना 6 15 6 21। 28 में से 9 घट जाएगा, बोलिए कितना होगा +19। डिवाइड कर दीजिए तो -6/11 अब -19/11 कितना इजकल टू xy इजकल टू, तो बताइए x इजकल टू -6/11 और y इजकल टू -19/11। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो सेकेंड ऑर्डर में सब जगह यही काम करना है, तो सेकेंड ऑर्डर वाला बाकी क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। अब सीधे आते हैं किसमें, थर्ड ऑर्डर वाला में। क्वेश्चन नंबर 12 3 वेरिएबल वाला है। अब इसको देखते हैं। काम तो बाबू सब में वही करना है, आप समझ ही गए होंगे। x का कोफिशिएंट 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। x इजकल टू हमारा XYZ और b हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 402। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मॉडे निकालेंगे। बताइए, इसी को एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्ट। क्या 1 इंटू इसके रो कॉलम को 1 इंटू 1 1 -1 इंटू -3 +3 माइनस 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 +1। इसके रो कॉलम को ढकिए 2 इंटू 1 2 +1 इंटू -3 3 +1 इंटू इसके रो कॉलम को ढकिए 2 इंटू 1 2 -1, यानी 3 + 1 4 3 + 2 5 2 -1 1। तो 5 अब +4 9 और 9 + 1 क्या हो गया हमारा 10। तो मॉडे का वैल्यू। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए तो बाबू सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। हम मॉडे नहीं लिखे तो इसी से काम चला लीजिए। C11 C12 C13 C21 C22। पहले इतना निकाल लेते हैं 1 1 प्लस, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 इंटू -3 तब +3 कितना हो गया +4। 1 2 3 ऑड है तब माइनस हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू -3 तो माइनस माइनस +3 कितना 3 + 2 5 -5। 1 और 3 4 इवन नंबर तो क्या होगा प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 1 1 2 -1 1 2 + 1 3 ऑड है माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 ये भी -1 तो +2 2 2 4 प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 1 1 1 -1 0। C22 हो गया। अब बचा C23 C31 C32 एंड C33। 2 + 3 5 माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 इंटू -1 माइनस माइनस +1 यानी -2 3 + 1 4 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -3 +3 -1 इंटू 1 1 3 -1 2 3 अब +2 5 माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 -3 -2 इंटू 1 2 तो
तो -3 -2 -5 यानी +5, 3 3 6 प्लस थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 1 1 माइनस 2 × -1 -2 तो +2 यानी हमारा हो गया 3। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इन्वर्स की ओर बढ़ेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले m नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर हमारा हो गया 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। बताइए ये हमारा क्या हो गया, m हो गया। अब क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, m डैश निकालेंगे, यानी इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, वो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। क्लियर है। जब एडजॉइंट निकल गया तो इन्वर्स 1/mod mod का वैल्यू कितना है 10, तो 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इन्वर्स निकल गया। अब आते हैं इक्वेशन पर। तो हम चाहेंगे कि इधर वाला मिटा दें, आप ज़रूर नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। क्लियर है। तो सिंस x = क्या होता है A इन्वर्स इंटू बी, हमारा मैट्रिक्स x तो है x y z, A इन्वर्स हो गया 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू बी, तो b तो हमारा होता है कांस्टेंट टर्म 4 0 2 है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले मैट्रिक्स को, बाद में हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी 1/10 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 4 16 +2 × 0 0 +2 × 2 4 -5 × 4 -20 0 × 0 0 5 × 10 10 -1 × 4 4 -2 × 0 0 और 3 × 2 6। बताइए 1/10 16 +4 20 -20 10। अब क्या कीजिए, सब में 10 से डिवाइड 2 -1 1। तो बताइए x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू कितना हुआ कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी यहाँ 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। x y z का वैल्यू निकालना है, लेकिन किससे, मैट्रिक्स से। तो तरीका तो वही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A नाम का मैट्रिक्स सपोज करेंगे 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3 x y z के कोफिशिएंट से हमने मैट्रिक्स बना लिया। x में वेरिएबल को और b में किसको लेते हैं, कांस्टेंट को। 7 -5 12। तो बताइए दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अब मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, a × x = b, तो x = A इन्वर्स b। अब A इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, A इन्वर्स, x निकालने के लिए क्या चाहिए, A इन्वर्स, और A इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले mod A चाहिए। mod A निकाल लीजिए 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्ट 1, इसके रो कॉलम को ढक लेते हैं। 4 × 3 12 -1 × -5 +5, तो माइनस ही रह जाएगा। माइनस प्लस, इसके रो कॉलम को ढकिए। 3 × 3 9 -2 × -5 -10, तो माइनस प्लस, एंड 2 × इसके रो कॉलम को ढकिए। 3 × -1 -3 -2 × 4 8 12 -5 7 9 + 10 + 19 -3 -8 -11 -11 × 2 -22 19 +7
26 और माइनस 22, यानी टोटल मिलाकर के आ गया मॉडे का वैल्यू 4। जब मॉडे का वैल्यू निकल गया तो अब बचता है कौन जी, कोफैक्टर। मन तो नहीं करता आपका फैक्टर निकालने का, लेकिन अब तो निकालना पड़ेगा बाबू, क्वेश्चन है तो क्या कीजिएगा। मन तो हमको भी नहीं करता है, लेकिन बताइए हम निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। सारे एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। इसमें कोई मर्सी वाला बात नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू मसाए। 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका साइन प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकिए, 4 × 3 12, माइनस -1 -5 तो +5, माइनस ही रह गया, कितना आया 7। 1 × 2 3, माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 × 3 9, माइनस 2 × -5 यानी +10, 10 और 9 19, तो यहाँ हो जाएगा -19। 1 3 4 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 × -1, -3 2 × 4 8, -8 यानी -11। 2 और +1 3 ऑड है माइनस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3, -3 माइनस -1 × 2 -2 तो +2 हो जाएगा। -3 +2 -1 माइनस माइनस +1 2 2 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 3 -2 × 2 4, 3 -4 -1 2 3 5 माइनस। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 × -1 -1 -2 × -1 -2 यानी +2 2 -1 1 1 × माइनस तो -1 ही रह जाएगा। 3 1 4 हो गया, प्लस करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -5 +5 माइनस 4 × 2 8 5 -8 -3 3 × 2 5 माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 × -5 -5 -3 × 2 6 -5 -6 -11 +7 3 3 6 प्लस थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 4 4 माइनस 3 × -1 -3 यानी +3 4 और +3 7। यह मिलाकर टोटल आपका क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एम नाम का एक मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर से। 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7। अब इसी मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी रो को कॉलम में उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वह हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। और फिर उसमें मॉडे के वैल्यू से 4 से डिवाइड कर देंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। तो हम इधर मिटाते हैं। तो बताइए A इन्वर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/मॉडे। मॉडे का वैल्यू 4 × एडजॉइंट, एडजॉइंट इसका क्या होगा, ट्रांसपोज उलट दीजिए। 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7। इन्वर्स निकल गया। अब आ जाइए कहाँ पर, 9 पर। x इक्वल टू क्या होता है, A इन्वर्स × B। x हमारा क्या है, मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स XYZ। A इन्वर्स 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 इंटू B तो हमारा कांस्टेंट टर्म 7 -5 12 जी, मल्टीप्लाई किया जाए
फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में 7 इंटू 7 7 सते 49, 1 इंटू -5 -5 और -3 इंटू 12 -36। सेकेंड रो से -19 इंटू 7 -133 माइनस प्लस 5 11 इंटू 12 132 yes, and last -11 into 7 -77 minus plus 5 7 into 12 84। क्या हो गया, जोड़ दीजिए। (49) 36 और -5 41। 49 में से 41 माइनस होगा तो 8 बचेगा, और 133 और 132 तो यहाँ बच जाएगा -1 और +5 तो +4। 84 और +5 89 में से 77 माइनस हो जाएगा 12 ना, +12। सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 3। अब बताइए x का वैल्यू +2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में A= एक मैट्रिक्स दिया है और कहता है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए। इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इन्वर्स निकालना है और फिर कहता है इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स को यूज करके इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इन्वर्स निकाल लेते हैं, फिर हम इक्वेशन पर आएंगे। फर्स्ट पार्ट में ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, mod A 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। यहाँ इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसके रो कॉलम को उठाइए, 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू -4 तो माइनस +4 माइनस +3 इसके रो कॉलम को ढकिए, 3 इंटू -2 -6 -1 इंटू -4 +4 अब +5 इंटू इसके रो कॉलम को 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 1 2 -4 +4 0 ही हो गया, -6 अब +4 -2 -2 इंटू 3 -6 3 -2 1 इंटू 5 यानी कितना आया, -1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे सारे एलिमेंट का, C11 C12 C13 C21 C22 C23 1 1 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 +4 0 1 2 3 माइनस हो जाएगा, ऑड है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -2 -6 +4 कितना -2 यानी +2 1 + 3 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 3 1 इंटू 2 2 यानी 1 2 + 1 3 माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -2 +6 -1 इंटू 5 यानी -1 2 2 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2 -4 -1 इंटू 5 यानी -9 2 इंटू 3 2 + 3 5 माइनस होगा, ऑड है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4 -3 इंटू -3 -9 तो माइनस +9 9 + 4 13 -13। अब बच गया C 31 C 32 C 33 3 + 1 4 है, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -4 +12 -2 इंटू 5 10 कितना हो गया, +2
3 + 2 5 है ऑड माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 × -4 -8 -3 × 5 15 -8 -15 -23 -, +23 3 3 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 × 2 4 -3 × -3 -9 तो माइनस +9 9 + 4 13। इस तरह से हमारा सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो अब क्या करेंगे जी, एडजॉइंट की ओर बढ़ेंगे और एडजॉइंट निकालने में सबसे पहले हम मैट्रिक्स एम निकालेंगे कोफैक्टर से। देख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -13 2 23 13। इसी मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, तो वह हमारा एडजॉइंट हो जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए = 0 2 1 -1 -9 -13 2 23 13। अब लिखेंगे ए इन्वर्स, तो सिर्फ इसमें कितना से मॉडे से, मॉडे हमारा क्या है -1, तो 1/-1 0 -1 2 2 -9 23 1 -13 +13। यही हमारा इन्वर्स हो गया। अब हम इधर का मिटा देते हैं, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमारा हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पर आते हैं। इन्वर्स को छोड़ देते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सब बात को भूल जाइए, यह इक्वेशन है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक ए नाम का मैट्रिक्स बनाते हैं। किससे, x y z के कोफिशिएंट से बनाइए। ए जो मैट्रिक्स है वो यही मैट्रिक्स होगा जो क्वेश्चन में पहले से ए दिया हुआ है। 3 2 -4 1 1 -2। तो हमारा मैट्रिक्स ए तो वही है जो यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ था, पहले जो क्वेश्चन में दिया था वही हमारा ए हो गया। अब x लिखेंगे तो x = क्या होता है, वेरिएबल रखते हैं और एक मैट्रिक्स B लिखते हैं। इस B में किसको डालते हैं, कांस्टेंट को 11 -5 -3। तो इक्वेशन हमारा क्या होगा, a × x = b, तो देयरफॉर x = a इन्वर्स b। बस यहाँ बनाने में यही करना है कि फिर से इन्वर्स नहीं निकालना है, मैट्रिक्स A का इन्वर्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस उसी को डाल देना है। हम इस सम में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A इन्वर्स हमारा हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 13 -13 इंटू B 11 -5 -3। बस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या हो जाएगा 0 1 × -5 -2 × -3 +6। सेकेंड रो में आइए, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में -2 × 11 -22 9 × -5 -45 प्लस 23 × 3 69 जी। अब आइए थर्ड रो में -1 × 11 -11 13 × 5 -65 और -13 × 3 प्लस 39। बस इस सब को जोड़ दीजिए, x y z आपको मिल जाएगा। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हुआ एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसमें लिखता है 4 kg प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का दाम
60 रुपया है, जबकि 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल कर देते हैं तो उसका कॉस्ट 90 रुपया हो जाता है। और फिर लिखता है कि अगर हम 6 केजी प्याज खरीदते हैं, 2 किलो गेहूं खरीदते हैं और 3 किलो चावल खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट 70 रुपया पड़ता है। तो बताया जाए कि चावल का कॉस्ट क्या था पर केजी, रेट पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं लेट कि ओनियन का कॉस्ट ऑफ ओनियन कितना, 100 रुपया। वीट का कॉस्ट मान लेते हैं y रुपया पर केजी, क्या, पर केजी, ठीक है। और राइस का कॉस्ट मान लेते हैं पर केजी कितना, z रुपया। क्लियर है। तो जो स्टेटमेंट दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने पहला केस में आपने प्याज कै किलो खरीदा, 4 किलो, तो 1 किलो प्याज का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी प्याज का दाम 4x। जोड़ आपने गेहूं खरीदा 3 किलो, 1 किलो गेहूं का दाम y रुपया, तो 3 किलो गेहूं का दाम 3y रुपया। और 2 किलो चावल, 1 किलो चावल का दाम z रुपया, तो 2 किलो चावल का दाम 2z रुपया। ई टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 60 रुपया। हमने इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दिया। फिर इसका सेकेंड पार्ट कहता है 2 किलो ओनियन, तो 2x, 4 किलो गेहूं 4y और 6 केजी चावल 6z इक्वल टू 90 रुपीज़। एंड लास्ट लिखता है 6 केजी ओनियन 6x, 2 किलो गेहूं और हमारा 3 केजी चावल है, तो इसका कॉस्ट 70 रुपया पड़ता है। अब बताइए इस इक्वेशन को कहता है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर देने के लिए। तो हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दिया है और जैसे 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन को सॉल्व किए हैं उसका हमने कई एग्जाम्पल बता दिया है। इससे पीछे जितना क्वेश्चन था सब तो सॉल्यूशन ही था ना, तो उस बेस पर क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम अगला वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ पहुंचेगा। अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से लाभ पहुंचता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, किसी तरह का सुझाव हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर हम अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।